नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। गैरसैंण में सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा और नियम 310 में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने प्रदेश की कानून व्यवस्था का सवाल उठाया। प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। कांग्रेस विधायकों ने नैनीताल में हुए बवाल पर भी जमकर हंगामा किया। तो हमेशा ही आक्रामक रहता है, विरोध करता है, लेकिन सत्र हमेशा बहुत बेहतरीन तरीके से सुव्यवस्थित चलता है। और मानसून सत्र है, हम लोग गैरसैंण में हैं और गैरसैंण से एक संदेश देने का हम प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड के हितों के लिए गैरसैंण में बैठकर बहुत कुछ किया जा सकता है। विधानसभा सत्र की कार्रवाई का आज पहला दिन रहा है और आज विपक्ष ने सदन में खूब हंगामा भी किया है। तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। वोट चोरी, गद्दी छोड़ो जैसे नारे लेकर के आज विपक्ष निकला हुआ है। जनता कर रही है चीख पुकार, धाम सरकार है बिल्कुल बेकार। ये इस तरह के जो टैगलाइन है वो दिए गए हैं और इस दौरान विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं राज्य सरकार। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरे उत्तराखंड में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और नैनीताल में जिस तरह से जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण हुआ, माननीय उच्च न्यायालय ने भी कल भी और आज भी तल्ख टिप्पणी की और पुलिस की नाकामी से पूरी तरह से नाकामी बताया और सरकार के फेलियर है। इस आधार पर गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, किस तरह के आरोप आप लोग लगा रहे हैं, क्योंकि इन सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं? हमारे राहुल गांधी जी ने भी जो आरोप लगाया कि वोट चोर, नैनीताल में वोट चोरी हुए, ले गए होटल में से निकाल के। जो हालात किए इन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर, कहीं गोली कांड, कहीं बंदूकों की नोक पर मुंह में गोलियां, रिवाल्वर लगा लगा कर वोट लिया गया, चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायतों का चुनाव हो, पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता है। आज उसको लेकर 310 में हम लगाएंगे और 310 पे अगर हमारी नहीं सुनवाई तो हम विधानसभा हाउस नहीं चलने देंगे जब तक 310 पे सुनवाई नहीं हो जाएगी। कानून व्यवस्था को लेकर हम अपनी बात कहना चाहते हैं। इस सरकार ने जिस तरह से गुंडागर्दी कर रखी है प्रदेश के अंदर, ब्लॉकों के, जिला पंचायतों के चुनाव बंदूकों की नोक पर पुलिस के साथ मिलकर जीते हैं, इसका हम विरोध करेंगे और लोकतंत्र को जिंदा रहने दे, लोकतंत्र की हत्या ना करे ये सरकार, इसको लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। प्रीतम सिंह जी भी हमारे साथ है। सर, आज आरोप पे आप लोग लगा रहे हैं वोट चोरी के और गद्दी छोड़ो के, जैसे आप तख्ती लेकर के भी चल रहे हैं, क्या? हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सत्यता को बयान करने का काम कर रहे हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया और नैनीताल की घटना ने ये बात सिद्ध कर दी है कि सत्ता में बैठे हुए लोग वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं। और आरक्षण में जिस तरीके से सरकार ने किया वो आपके सामने है और चुनाव को प्रभावित करने के लिए यहाँ पर कई जगह गोलीबारी भी की गई है। तो ये हालात की स्थिति है और हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर जरा सी भी नैतिकता है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए। कि आरोप भी लगा रहे हैं आप लोग और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरह से वोट चोरी हो या फिर भ्रष्टाचार हो, पुलिस पर जिस तरह से आप सवाल उठा रहे, क्या कहेंगे उसको? देखिए, जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराजमान हुई है तब से ये हमारी जो देवताओं की भूमि है, देवतुल्य है और यहाँ पर विश्वास किया जाता है देवताओं पे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार की सीमा पार कर दी है। और आपने देखा अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख के हुए हैं, चाहे जिला पंचायत सदस्य, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है, किस तरह से जो हमारा पंचायत एक्ट है उसका खुला उल्लंघन किया गया है कि जब माननीय न्यायालय, माननीय कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई जो 2 जगह जिनके नाम है वो चुनाव में मत भी नहीं दे सकते हैं, एक्ट भी कहता है, और उसमें भागीदारी भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों ने मत भी दिया, भागीदारी भी करी है। और आपने देखा कि किस तरह से पूरी प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर किस तरह से कृत्य किए हैं, चाहे वो हमारा द्वाराहाट में हो, चाहे भितालघाट में गोली चली हो, और नैनीताल में 15 लोग हमारे माननीय सदस्य, हमारे प्रतिपक्ष के नेता के साथ अभद्रता की गई, हमारे माननीय विधायकों के साथ की गई, और किस तरह से नंगी तलवारों के साथ लोग आए और इनके पार्टी के वरिष्ठ लोग उनके साथ थे और वहां पर अपहरण कर लिया गया है और अब अपराध पंजीकृत भी हो चुका है। लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रह रही है, तो कहीं ना कहीं इस सरकार का लोकतंत्र पे, इस भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रह गया है। और ये वो पार्टी है जिसने कभी स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी नहीं करी है। आप देखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी भी आज यात्राएं निकाल रहे हैं
कि विभिन्न जगहों में जो वोट की चोरी हुई है और लोगों के नाम दर्ज नहीं हो रहे और कई कई परिवारों के जहां पर 2 लोग रहते हैं वहां 40-40 लोगों का नाम दर्ज किया। तो इन सारी चीजों को लेकर आज हमने यहाँ पर विरोध प्रकट किया है और हमारा ये विरोध जारी रहेगा। तो बिल्कुल सुमित हरदेश जी हमारे साथ है। सर, नैनीताल में जिस तरह से हुआ हल्द्वानी में, क्या कुछ कहेंगे भी आप, और बर्खास्तगी भी अब आप मांग कर रहे हैं? शर्मनाक करने वाली, शर्मसार करने वाली पूरा एक कृत्य हुआ है। और जिस प्रकार से हमारी आंखों के सामने, हम चश्मदीद हैं, अपहरण हुआ है, मार पिटाई हुई है, सदस्यों को उठा के ले गए। रेनकोट वाले बाबा, वो कह रहे ना घूमने गए थे, उनके टूरिस्ट गाइड थे रेनकोट वाले बाबा, वो वहां पे उठा के उनको हमारी आंखों के सामने ले गए। पुलिस मूक दर्शक बन के रही। ये कप्तान और जिलाधिकारी जो है ना, मंडल अध्यक्ष बना दो भारतीय जनता पार्टी का, उनके लिए ही काम करते हैं। लोकतंत्र की हत्या जो हम बार बार कहते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं, वो हमारे सामने हुई है, हम इसके चश्मदीद हैं। अच्छा, मार पिटाई भी इस दौरान हुई है। आप लोगों ने कहा है कि गोलियां चली। नहीं, गोलियां, देखिए गोलियां चली वहां पे बिताल घाट में, द्वारा घाट में ईंट चली, नैनीताल में अपहरण हुआ। जहां पे सम्मानित हाई कोर्ट है, 1 किलोमीटर की परिधि में, वहां से लोगों को उठा के ले गए, ये हुआ है। और इसमें सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी, जो एक अगवा हुआ है उसके भाई ने चश्मदीद होकर कोर्ट में चीफ के सामने गवाही दी है। अब हम चाहते हैं एक्शन हो। धन्यवाद हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो विपक्ष के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हंगामा वो कर रहे हैं और सदन की कार्रवाई का पहला दिन काफी हंगामेदार आज रहा भी है। हॉर्नबिल टीवी के लिए गैरसैंण से विशाल गर्ग। विधानसभा गैरसैंण मानसून का सत्र लगातार जारी है और 11 बजे से इसकी कार्रवाई भी शुरू हो गई है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी समेत तमाम विधायक, तमाम मंत्री जो हैं वो पहुंच चुके हैं और सत्र की कार्रवाई में भाग भी उन्होंने लिया है। आज काफ़ी हंगामेदार भी बजट सत्र की शुरुआत हुई, विपक्ष ने काफ़ी हंगामा भी किया और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि आज अनुपूरक बजट भी सदन में शाम तक पेश हो जाएगा, जिसके लिए पूरी जद्दोजहद जारी है और पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गैरसैंण, भराड़ीसैंण विधानसभा में मानसून सत्र भी चल रहा है और आज सत्र का पहला दिन काफ़ी हंगामेदार शुरुआत के साथ आगाज भी हो चुका है। हॉर्नबिल टीवी के लिए गैरसैंण से विशाल गर्ग। सत्र के पहले दिन सीएम धामी ने दिवंगत विधानसभा सदस्यों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने दिवंगत सदस्यों को याद कर कहा कि सभी सदस्यों का राज्य के विकास कार्यों में विशेष योगदान रहा। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम परिवार की एक ऐसी नेत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिनका जन्म भले ही साधारण परिवार में हुआ हो, लेकिन उनके विचार हमेशा असाधारण रहे और एक साधारण परिवार में पैदा होकर उन्होंने अनेक असाधारण कामों को अपने जीवन काल में आगे बढ़ाया। उनका इस प्रकार से चले जाना निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक ऐसा खालीपन दे गया जिसे भरा जाना संभव नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहन मुन्नी देवी जी का जीवन सादगी, संघर्ष और सेवा का प्रतीक रहा है। उन्होंने अपने जीवन काल में न केवल राजनीतिक पद पर चलते हुए समाज और प्रदेश के उत्थान के लिए कार्य किया, बल्कि महिलाओं और वंचित वर्गों की आवाज़ को भी सदन और समाज के बीच में बुलंद किया। उनका व्यक्तित्व हमेशा हमें सिखाता है कि राजनीति केवल सत्ता का माध्यम नहीं है, बल्कि सेवा और समर्पण का भाव भी है और एक मार्ग भी है। बचपन से ही उनमें समाज के प्रति संवेदनशीलता और सेवा की भावना गहराई तक विद्यमान थी। उत्तराखंड में जल संकट की चुनौती से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक पहल का आगाज हुआ है। भराड़ीसैंण में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पूजन संघ, स्वामी राम विश्वविद्यालय और जॉली ग्रांट के सहयोग से डायरेक्टर इंजेक्शन जल स्रोत पुनर्भरण योजना का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर वाइब्रेंट
बर्ड ऑफ कोटद्वार के नाम से फोटो संग्रह का विमोचन भी किया गया। मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार तकनीकी नवाचारों को अपनाकर राज्य में जल संकट को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गैरसैंण सत्र को लेकर कहा कि सरकार पूरी तैयारी के साथ यहां आई है और माननीय सदस्यों के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 5,500 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में रखा जाएगा और कई विधेयक पेश होंगे और विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा होगी। गणेश जोशी ने कहा कि खराब मौसम के बावजूद गैरसैंण में सत्र आयोजित करना इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी सरकार पहाड़ की जनता की सच्ची हितैषी है। उन्होंने ये भी कहा और याद दिलाया कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बीजेपी सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषित किया था। अब कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग सरकार पर सवाल उठाते हैं उन्होंने अपनी आपत्तियां कार्य मंत्रण समिति में रखनी चाहिए थी। देखिए, सरकार पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आई है। जो माननीय सदस्यों के प्रश्न होंगे उनके उत्तर प्रश्नकाल में दिए जाएंगे, क्योंकि विकास के कार्य पूरे होने हैं। 5,500 करोड़ का अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत होगा, कई विधेयक भी प्रस्तुत होंगे, उनकी स्थापना यहाँ पर होगी। और सरकार ने इतने खराब मौसम के बावजूद भी यहाँ पर सत्र करने का निर्णय लिया, तो इससे साफ है कि पहाड़ की जनता की सबसे बड़ी हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के पहले दिन कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने आपदा प्रबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में जितना काम मोदी सरकार ने आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में किया है उतना पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, आपदा में जितना काम मोदी जी की सरकार में हुआ है और जितना काम धामी जी की सरकार में हुआ है, मुझे लगता नहीं कि आज़ाद भारत में कभी इतना काम होगा। और आप देख रहे होंगे कि चाहे धराली की आपदा हो, चाहे केदारनाथ की आपदा हो, पिछले साल जो केदारनाथ घाटी में इतनी बड़ी आपदा आई थी, चाहे पिथौरागढ़ की हो, चाहे आज 10 दिन पहले जो हमारे पौड़ी ज़िले में बड़ी आपदा आई है, पूरी सरकार ने रात दिन वहाँ काम किया है। हमारे जिला प्रशासन ने, हमारे सेना के लोगों ने, हमारे पुलिस के लोगों ने, सब लोगों ने। और मैं कह सकता हूँ कि आपदाग्रस्त के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो सरकार की नीतियों से भी खुश हैं, सरकार के एक्शन से भी खुश हैं। सरकार ने जितना काम आपदा में किया है उसमें सारे लोग कह रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं अभी वीडियो देख रहा था अपने पौड़ी का, 8 दिन में वहाँ का वैली ब्रिज बन के तैयार हो गया है। पूरा नेशनल हाईवे जो है 40 मीटर रोड जो है पूरी बह गई थी। आप धराली का भी देख रहे होंगे कि 3 दिन में वहाँ का वैली ब्रिज बन गया था। तो बड़ा काम सरकार की तरफ से हुआ है। हम विपक्ष के एक एक प्रश्नों का जवाब देंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आप आपदा में जनता के बीच में कितने। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नैनीताल जिला पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में हुए कुकृत्य में प्रदेश की छवि को धूमिल किया गया है और ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने धनबल और सत्ता का दुरुपयोग किया और सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल कर खुलेआम धारा 144 लागू होने के बावजूद पूरी पुलिस मुक्तदर्शक बनकर खड़ी रही। देखिए, नैनीताल जिला पंचायत के चुनाव में जो कृत्य हुआ है, जो कुकृत्य हुआ है, उससे प्रदेश की छवि खराब हुई है, प्रदेश को शर्मसार किया है। और जो हमें आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक जा सकती है सरकार, वो देखने को मिला है। हमने कहा था कि शुरुआत से ही कह रहे थे कि सरकार सत्ता बल का दुरुपयोग करेगी, धन बल का इस्तेमाल करेगी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, और वो सच साबित हुआ। नैनीताल की घटना झकझोरती है। ये प्रजातंत्र पर हमला है। जिस तरह से हमारे जिला पंचायत सदस्यों को 50-60 भाजपा के लोग दिन दहाड़े, जहाँ पर धारा 144 लगी हो, उन्हें छूट मिलती है, पुलिस मुक्तदर्शक बना रहता है,
तमंचे की नोक पर, तलवार की नोक पर उन्हें वहाँ से। विपक्षों के विधायकों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में इलेक्शन कमीशन जिस तरह अपनी तानाशाही दिखा रहा है, वैसे ही उत्तराखंड में भी पंचायत चुनाव में वोट चोरी हुई है, जिसे पुलिस ने गुंडा बनकर अपनी भूमिका निभाई है। पंचायत चुनाव में ये पहली बार देखने को मिला कि उत्तराखंड में हाईकोर्ट से कुछ किलोमीटर पहले ही गोलियां चली और जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लिया गया। चुनाव में जो कृत्य हुआ है, जो कुकृत्य हुआ है, उससे प्रदेश की छवि खराब हुई है, प्रदेश की को शर्मसार किया है। और जो हमें आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक जा सकती है सरकार, वो देखने को मिला है। हमने कहा था कि शुरुआत से ही कह रहे थे कि सरकार सत्ता बल का दुरुपयोग करेगी, धन बल का इस्तेमाल करेगी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, और वो सच साबित हुआ। नैनीताल की घटना झकझोरती है, ये प्रजातंत्र पर हमला है। और जिस तरह से हमारे जिला पंचायत सदस्यों को 50-60 भाजपा के लोग दिन दहाड़े, जहां पर धारा 144 लगी हो, उन्हें छूट मिलती है, पुलिस मूक दर्शक बना रहता है, तमंचे की नोक पर, तलवार की नोक पर उन्हें वहां से मारते हुए, पीटते हुए, घसीटते हुए ले जाया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है। हमारे हल्द्वानी के विधायक सुमित्र देश हों या हमारे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापरी जी हों, संजीव आर्य जी हों, इन पर हमला होता है, हमारे साथ धक्का मुक्की होती है। ये घटनाएं कभी इस प्रदेश में शांत प्रदेश में हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सरकार हमेशा तैयार होती है, लगातार मंत्री है वो, चाहे हमारे संसदीय कार्य मंत्री हो, हम सबकी कोशिश यही रहती है कि जो विपक्ष के मुद्दे हैं उनका कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जवाब दिया जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष इस धारणा के साथ सदन में आती है कि कोई भी सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहती है, वो अपने मन की जो उनके दिल में जो जवाब है उसी को सुनना चाहेंगे। मैं सिर्फ माननीय अध्यक्ष जी से आज ये भी निवेदन करूंगा, और मैं हर बार ये देखता हूँ सदन में हो रहा है कि हम पे तो आरोप लगाया जाता है कि हम तैयारी के साथ नहीं आते, लेकिन जो झूठे तथ्य सरकार के सामने विपक्ष पेश करता है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत पिछले सदन में भी सरकार विपक्ष के माध्यम से बोला गया किसानों ने सुसाइड करी, जबकि पूरे उत्तराखंड में कोई एक सुसाइड का मामला सामने नहीं था। तो मेरा माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन रहेगा कि जो नियम हम पे लागू हैं वही नियम। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पारंपरिक वन ग्रामों और खेतों और साथ ही साथ आदिवासी जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। इस दौरान कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य के प्रमुख वन संरक्षण से 1 हफ्ते के अंदर एक्शन प्लान पेश करने के निर्देश दिए हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण ने याचिका दायर की थी कि जो उत्तराखंड में जितने भी पारंपरिक वन ग्रामों के निवासी हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वन गुजर हैं, और उसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में खत्तों में रहने वाले लोग हैं, तो उन लोगों के जो राइट्स हैं 2006 के फॉरेस्ट ड्वेलर्स को जो राइट दिए गए वन अधिकार अधिनियम में, उनके बारे में राज्य में बड़ी उदासीन स्थिति है। उन लोगों को न तो पट्टे दिए जा रहे हैं, न उस बारे में कोई प्रक्रिया चलाई जा रही है, और कई बार वन विभाग द्वारा उनको अतिक्रमणकारी बताकर उनके आवासों को तोड़ा भी जा रहा है। तो इस विषय पर याचिका दायर हुई थी कि इस एक्ट का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन स्टेट में नहीं हो रहा है, और उसके न होने से पारंपरिक वन क्षेत्रों के जो निवासी हैं, राज्य भर के वन ग्रामों में रहने वाले लोग हैं, उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। साथ ही उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ एक्ट कहता है, एजुकेशन की, हेल्थ की, वाटर और ये सब, इलेक्ट्रिसिटी, वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। उन सब में वो लोग अभी भी पुराने युग में रह रहे हैं। तो कोर्ट ने इस सब को कंसिडर करने के बाद जो प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं उनको कॉल अपॉन किया है, और ये कहा है कि वो एक एक्शन प्लान प्रिपेयर करें और कोर्ट में पुटअप करें और ये बताएं कि ये लोग जब दुर्गम इलाकों में रहते हैं, वन क्षेत्रों में रहते हैं, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो वो जानकारी पहले प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो लोग अपने क्लेम फाइल कर सके, कि ताकि उनको वनवासी होने के पट्टे प्राप्त हो सके, और उसके आधार पर वो उसमें जो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।